ठीक है, ऐसा चल रहा है क्या? देखो सुनो, मुगलों के मुगलों को कह रहा हूँ, ये मौर्य वंश के खत्म होने के बाद, मौर्य वंश के पतन होने के बाद, मौर्य वंश पढ़ रहे थे ना हम लोग इससे पहले, अशोक अशोक के बारे में हमने पढ़ा, तो मौर्य वंश के खत्म होने के बाद जो है, छोटे छोटे वंश जो बचे हुए थे, उन्होंने जो है सीधे सीधे क्या किया, फलना फूलना शुरू किया, ठीक है, ग्रो करना शुरू किया। और इसमें वही वंश थे जो बीच में दब गए थे, जैसे कि ब्राह्मण वंश। ब्राह्मण जो है ना, मौर्यों से पहले थे, मौर्यों के बाद रहे, जब तक मौर्य पीक पे थे तब तो ब्राह्मण वंश दबा रहा। ठीक है। अब ये मौर्य वंश में मेनली तीन लोग आते हैं, कौन कौन से आते हैं? शुंग वंश, और क्या क्या लिखवाया था मैंने आपको? तीन लिखवाए थे ना। थोड़ी बहुत रिवीजन भी जरूरी होती है बातों के अलावा। ठीक है, शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन, है ना? तो एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं। शुंग वंश है, कर्ण वंश है और सातवाहन वंश है। तो लिखो आप लोग सबसे पहले शुंग वंश के बारे में लिखो आप लोग। शुंग वंश का संस्थापक, हाँ, तीसरा है सातवाहन। सातवाहन ही था ना? सातवाहन ही था ना? शुंग, कर्ण और शुंग, कर्ण और सातवाहन, ठीक है। चलो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग शुंग वंश की या शुंगा डायनेस्टी की। शुंग वंश कह लो या फिर कह लो आप शुंगा डायनेस्टी। ठीक है। तो इसमें जो है ना, शुंग वंश में जो है संस्थापक की अगर मैं बात करूं, शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र शुंग था, इसने शुंग वंश की स्थापना की, इसकी नींव रखी। और इसकी जाति कौन सी थी? यह ब्राह्मण जाति से था। किस जाति से था ये? ब्राह्मण जाति से था। इनकी राजधानी की अगर हम बात करें, इनकी कैपिटल, इसका फाउंडर तो ये हो गया हमारा, फाउंडर को हम लोग क्या कह सकते हैं? पुष्यमित्रा शुंग। इसकी राजधानी की अगर मैं बात करूं, राजधानी बोले तो क्या, कैपिटल, राजधानी बोले तो कैपिटल, ठीक है, विदिशा थी। इनकी राजधानी जो थी वो विदिशा थी। ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। ये तो हो गया विदिशा, अब आगे की बात करते हैं। देखो, जब ये आपको पता, हमने पढ़ा था कि चंद्रगुप्त मौर्य के रिश्ते विदेशियों से भी थे। उसने आ, किसकी बेटी से शादी की थी? बताओ। ये चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी बेटी से शादी की थी? नहीं बताओगे? आओ चलो, मैं भी नहीं बताऊं। ध्यान से सुनना आप लोग। जब विदेशों के भी आक्रमण होने लगे ना मौर्य वंश के खत्म होने के बाद, तो लिखना आप लोग इसमें इंडो यूनानी, इंडो ग्रीक्स इसे बोलते हैं बेसिकली। इंडो यूनानी यानी कि बोले तो इंडो ग्रीक्स।
इन्होंने जो है ना हमला किया भारत पे, अटैक किया। इन्होंने भारत में क्या किया, हमला किया, सेल्यूकस निकेटर, ठीक है, अटैक किया, ठीक है ना। और किसने अटैक किया, उसमें एक इंडो ग्रीक था जिसने हमला किया, उसका नाम था मिनांडर। क्या नाम था उसका, मिनांडर। और इसने हराया, मिनांडर ने किसको हराया, मिनांडर ने हराया किसको, पुष्यमित्र शुंग को। किसको हराया, पुष्यमित्र शुंग को। कौन है पुष्यमित्र शुंग, शुंग वंश का संस्थापक है ना, शुंग वंश का संस्थापक है। आगे बढ़े भाई, नेक्स्ट लिखो आप लोग। देखो, भरहुत स्तूप का निर्माण, पुष्यमित्र शुंग ने किया। पुष्यमित्र शुंग ने किया। इसका जो अंतिम शासक था, लास्ट शुंग वंश का अंतिम शासक, लास्ट एम्परर, अंतिम शासक यानी कि लास्ट एम्परर, उसका नाम था देवभूति। क्या नाम था उसका, देवभूति। उसका नाम था देवभूति। हो गया। नेक्स्ट लिखो आप लोग अब। देवभूति की हत्या कर दी, किसने का कर दी हत्या, पता है आपको, देवभूति की हत्या कर दी, किल्ड बाय, किसके द्वारा मारा गया ये मारा गया वासुदेव के द्वारा, वासुदेव के द्वारा, ठीक है। और फिर वासुदेव ने क्या किया, एक नया वंश शुरू कर दिया, कर्ण वंश, ठीक है। तो पहले शुंग वंश आया, फिर क्या आया, कर्ण वंश आया, है ना। हो गया, लिख लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट लिखो आप लोग, कर्ण वंश की स्थापना वासुदेव ने की। कर्ण वंश की स्थापना वासुदेव ने की। और इसका जो अंतिम राजा था, ये आते ही ये वंश खत्म भी है, कुछ खास नहीं इसमें। इसका जो अंतिम राजा था वो था सुशर्मा, अंतिम राजा था सुशर्मा।
हो गया। नेक्स्ट की बात करते हैं, आ जाओ आगे लिखो आप लोग। कर्ण वंश के बाद अब सातवाहन वंश। अच्छा, ये सुशर्मा था ना, इसकी हत्या पता किसने की थी? ये जो सुशर्मा था, इसकी हत्या सिमुक ने कर दी। सिमुक नाम है, सिमुक ने कर दी। ठीक है, और कब की थी? 60 ईसा पूर्व में, 60 ईसा पूर्व में की थी। सिमुक की हत्या कौन की थी? सॉरी, सुशर्मा की हत्या सिमुक ने की, और कब की है? 60 ईसा पूर्व में की। हो गया। आगे लिखो अब आप चलो। सातवाहन वंश के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। इसका संस्थापक कौन हो जाएगा? फिर इसका संस्थापक सिमुक ही हो जाएगा। इनकी राजधानी की अगर हम बात करें कि कैपिटल की, ठीक है, तो प्रतिष्ठान, इनकी कैपिटल का नाम है प्रतिष्ठान। और ये कहाँ पे है? ये गोदावरी नदी के किनारे है। ये है गोदावरी नदी के किनारे। अच्छा, इसके कुछ प्रमुख राजा भी थे। ठीक है, इस वंश के प्रमुख राजा कह लो, प्रमुख शासक कह लो। पहला तो सिमुख ही था। इसके अलावा सातकर्णी था। इसके अलावा गौतमी पुत्र सातकर्णी था। ठीक है, इसके अलावा वशिष्ठ पुत्र था। वशिष्ठ पुत्र। मावी था। यज्ञश्री सातकर्णी था। These are the important kings, important rulers of
आगे बढ़े, नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। देखो आप लोग, सातवाहन शासकों ने ये क्वेश्चन आया भी था हाल फिलहाल में। शासकों ने चांदी, तांबे, सीसा, टीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। मतलब अलग अलग मेटल्स की कॉइन्स जो है वो लोग चलाते थे। कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। ठीक है, आगे बढ़े यही। एक मिनट रुको। क्योंकि हमारा आगे लिखो आप लोग। देखो सर्वाधिक सिक्के जो है ना वो शीशे के बने हुए थे, लेड के। ये शीशा वो नहीं है जो मुंह देखते हैं, ये लेड की बात हो रही है। जैसे पेंसिल का लेड होता है ना, वो वाला उस टाइप का मेटल होता है, चमकीला सा। ठीक है, सर्वाधिक सिक्के शीशे के बने थे। अच्छा, इनके नाम देखो। ये लोग ना अपनी मम्मी का नाम जो है ना, अपनी माता का नाम अपने साथ लगाते थे। सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, तो इनकी मम्मी का नाम है। लेकिन सिंहासन पे कभी भी लड़की नहीं बैठती थी। ठीक है ना, यानी नाम तो लगाते थे, यानी औरतें जो है यज्ञ में पार्टिसिपेट करती थी, है ना, स्कूल जाती होंगी, सारी चीजें करती थी। लेकिन सिंहासन पे कौन बैठेगा? ठीक है ना, पुरुष ही बैठेगा कोई। ठीक है, यानी पितृ, वास्तविक रूप से पितृसत्तात्मक ही था। आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट पेज आप लोग। इतना ही है। एक और वंश छोटा सा बच्चा, वो भी कर लेते हैं इसी में ही, चेदी वंश। हो गया, लिख लिया आप लोगों ने? अच्छा, एक चीज और, ये जो सातवाहन थे ना, इनका साम्राज्य पता कहाँ था? आप भारत का मैप अगर देखोगे तो भारत के मैप में ये, भारत का मैप देखना पड़ेगा हमें। भारत का मैप नहीं, मान के चलो ये भारत का मैप है। तो भारत के मैप में ये कनेक्टिंग का काम करते थे, मतलब इनका शासन था ये बीच वाला इलाका। ठीक है, ये बीच वाले इलाके में शासन करते थे। तो ये उत्तर भारत को किससे जोड़ते थे? दक्षिण भारत, दक्षिण भारत है ना। सातवाहन जो है वो ब्रिज का काम करते थे। नॉर्थ इंडिया को किससे जोड़ते थे ये लोग? साउथ इंडिया से जोड़ने का काम करते थे। आपसे पूछे कि ऐसा कौन सा वंश है जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत में ब्रिज का काम करता था, तो सातवाहन वंश लिख लेना आप लोग।
सातवाहन वंश लिखो। सातवाहन वंश उत्तर भारत को, सातवाहन वंश ने उत्तर भारत में तथा दक्षिण भारत में सेतु का काम किया। सेतु बोले तो ब्रिज का काम किया। क्या आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट को आप लोग भारत में यवन राज्य। नेक्स्ट, अच्छा नहीं, वो चेदी वंश करना था हमें शायद, है ना। चेदी वंश का लिख लो, थोड़ा सा बचा होगा, थोड़ा सा है उसमें। चेदी वंश इस जगह पे था, ये कलिंग पे था। जब अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था ना, जब अशोक ने कलिंग पे आक्रमण किया था, उसके बाद ये वंश धीरे धीरे पनपा। अशोक की मृत्यु के बाद, अशोक की मृत्यु के बाद संभवतः यह वंश प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व में चेदी राजवंश का उदय हुआ। चेदी राजवंश का उदय हुआ। इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? इस बात की जानकारी हमें इसकी जानकारी हारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। ठीक है? हाथी गुम्फा अभिलेख कहां पे? ये उड़ीसा में, ये भुवनेश्वर में। ठीक है, इसको खारवेल ने बनवाया था, इसलिए इसको खारवेल हाथी गुम्फा अभिलेख भी कहते हैं। क्या नेक्स्ट पे आ जाओ आप लोग। अच्छा, ये जो खारवेल था, ये कौन से धर्म को मानता था? कभी पूछ ले आपसे, तो खारवेल जैन धर्म को मानता था। किस धर्म को मानता था? खारवेल मानता था, ये राजा था बहुत फेमस, ये जैन धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म को मानता था। ठीक है, और इसने जैन मुनियों को पहाड़ों पे ना गुफा बना के दिया। इसने जैन भिक्षु कह लो, जैन मुनि कह लो, जो भी कहना चाहो, जैन साधु कह लो, जैन मुनियों को उदयगिरी की पहाड़ी पर, उदयगिरी की पहाड़ी पर गुफा का निर्माण करवाया।
आगे बढ़ जाए। अब नेक्स्ट हेडिंग लिख लो आप लोग, भारत में यमन राज्य, यवन राज्य। ठीक है, कैसे कैसे देखो, भारत में ना विदेशियों का आक्रमण हुआ, भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी, भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी, अटैक करने वाले फॉरेनर्स। अब ध्यान से सुना, हमें ये लगता है कि अंग्रेज आए और उन्होंने हम पे आक्रमण किया है ना भाई, 1600 में अंग्रेज आने शुरू हो गए थे लगभग 1498 में, और उससे पहले हमें ये लगता है कि 1206 में शायद मुस्लिम आए, इस्लामिक आए तो उन्होंने अटैक किया, लेकिन नहीं, ये तो ईसा पूर्व की बात हो रही है, मतलब इससे भी 1200 साल पहले से ही अटैक हो रहे हैं हम पे। कईयों को तो ये बात पता ही नहीं है। भारत बहुत लंबे समय तक 2000 लगभग 2000 सालों तक गुलाम रहा है, ठीक है ना, 1900 2000 सालों तक गुलाम रहा है। ठीक है, तो कौन कौन से विदेशी विदेशी थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया? तो सबसे पहले जो आया उनका नाम था हिंद यूनानी, इंडो ग्रीक्स। इनको क्या कहते हैं हम लोग? इनको कहते हैं इंडो ग्रीक्स। ठीक है, उसके बाद आए शक, उसके बाद आए पहलव, सीथियंस भी कहते हैं इनको। ठीक है, पहलव। और उसके बाद आए कुषाण। उसके बाद आए कुषाण। ठीक है, आगे बढ़े। हो गया। अब थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ना है, कुषाण के बारे में थोड़ा ज्यादा पढ़ना है, उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट राजा थे जो इसमें शामिल हुए। डन, चलो आ जाओ। तो आप लोग देखो, भारत पर भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला, सबसे पहले आक्रमण करने वाला शासक, या कह लो बैक्टीरिया का शासक, बैक्टीरिया एक जगह है, तो बैक्टीरिया का शासक डेमेट्रियस था। ठीक है, डेमेट्रियस था। इसने पता है लगभग 190 ईसा पूर्व में ही आक्रमण कर दिया था, मतलब 190 बीसी के आसपास। दूसरा जो सबसे फेमस शासक था इंडो ग्रीक्स का, हिंद यमन का,
दूसरा इंपॉर्टेंट शासक कौन था जिसने आक्रमण किया? उसका नाम था मिनांडर। क्या नाम था उसका? मिनांडर। इसने कब आक्रमण किया? 165 से लेकर 145 बीसी तक, लगभग उसे 30 साल बाद आया ये। ठीक है। और ये बड़ा खतरनाक बंदा था भाई, ये जिसको हराता था ना उसको कहता था कि तुम मेरा धर्म फॉलो करना शुरू कर दो अब। ठीक है ना, खुला चैलेंज भी देता था, युद्ध की बात नहीं है, वो कहता था डिबेट करो, तुम अपने धर्म का लॉजिक दो, मैं अपने धर्म का लॉजिक दूंगा, जो जीतेगा वो उसका धर्म अपना लेगा। ये पूरी दुनिया जीत के ऑलमोस्ट आ चुका था, लेकिन भारत में ये आगे हार गया। ठीक है ना। और इसने क्या कह रहे हो, कुछ तो बोला तुमने। और इसने जो है ना बौद्ध धर्म को अपना लिया। ये बोल रहे थे क्या? हाँ। मेनांडर ने नागसेन, नागसेन या क्या लो नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। इनके बीच में डिबेट हुआ था भाई, इनके बीच में क्या हुआ था? तो मिनांडर वर्सेस नागसेन। ठीक है। और इन्होंने जो डिबेट किया था उसमें जो क्वेश्चन रेज हुए थे, उन क्वेश्चनों को ना, उन क्वेश्चनों को, उन प्रश्नों को, उस डिबेट को एक किताब में रख दिया गया, और उस किताब का नाम था मिलिंद पानहो। क्या नाम था उसका? तो मिलिंद के प्रश्न। हो गया डन? चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो, भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए। सोने के सिक्के जारी करना, शुद्ध सोने के जारी करना, ये अलग अलग सवाल है। ठीक है। हिंद यूनानियों ने शुद्ध सोने के सिक्के, शुद्ध नहीं लिखना, सोने के सिक्के लिखना। सोने के सिक्के जारी किए। सर्वप्रथम भी लिख लेना आप लोग कि सबसे पहले जो है ना, सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय जो है इनको जाता है। एमटीएस का फॉर्म भर देना भाई। ठीक है ना, कहना ना पड़े और भूलना मत। सीएचएसएल का भरा था? नहीं भरा था। ग्रेजुएट हो आप? ग्रेजुएशन हो चुकी है? सीजीएल का भरना है फिर फॉर्म। ठीक है ना। और कोशिश करनी है क्लास में ना रेगुलर रहने की। एज कितनी होगी आपकी अभी? सब हो जाता है। पढ़ाई सीरियस करनी चाहिए। नेक्स्ट लोग आप लोग गाइस। अच्छा, एक चीज और, आपको पता है भारत में ना क्या हुआ?
मूर्ति बनाने की अपनी प्रथा थी। ये जब यूनानी है, ये भी अपनी मूर्तियां बनाते थे, ठीक है ना। तो इन दोनों से मिल करके एक नई कला विकसित हो गई, उसे हम लोग गांधार कला कहते हैं, ठीक है। क्या बोला मैंने कहा हिंद यूनानी और भारतीय कला मिलकर के, भारतीयों ने मिलकर एक नई कला बनाई, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, गांधार कला कहते हैं, ठीक है। इसका उदाहरण है। नेक्स्ट, इसके बाद लिखो आप लोग अब शकों के बारे में। आगे बढ़ जाए। यूनानी के बाद क्या है, शक आए, है ना भाई। इनकी तो वैसे कई शाखाएं थी, इनकी 5 शाखाएं थी भाई टोटल, ठीक है। शकों की कितनी शाखाएं थी टोटल, 5 शाखाएं थी। कहाँ कहाँ कैसे कैसे थी देख लो आप लोग। की 5 शाखाएं थी, मतलब ये भारत में आए और भारत में आकर के ना बट गए, पांचों जगह, 5 जगह पे बट गए। अब ये 5 जगह कौन कौन सी थी वो मैं आपको दिखा देता हूं। मैं उससे पहले थोड़ा मैं भारत का मैप ड्रॉ कर लूं। ये लो भाई, बोलना नहीं किसी को, ठीक है, कि ऐसे बना है। आ जाओ। सबसे पहले जो है ना इसमें, पहली शाखा तो अफगानिस्तान में थी, भारत तो पहले यहां तक था ना। पहली शाखा थी इनकी अफगानिस्तान में, ठीक है। और दूसरी शाखा थी इनकी पंजाब में, ठीक है। तीसरी जो इनकी शाखा थी वो थी मथुरा में। तीसरी शाखा कहाँ थी, मथुरा, ठीक है। उसके बाद चौथी शाखा जो थी वो पश्चिमी भारत में थी, इस तरह वेस्टर्न इंडिया में थी, ठीक है। वेस्टर्न इंडिया में थी, तो और वेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक, कितने हो गए टोटल, 5 ही तो थी ना, 4 हुई है, लेकिन 5वीं शाखा थी, चौथी शाखा, चौथी थी यार, 5वीं थी दक्कन की तरफ, 5वीं थी दक्कन, ठीक है। ये 5 शाखाएं थी, लिख लो आप लोग। इनकी 5 शाखाएं थी, अफगानिस्तान, पंजाब, मथुरा, वेस्ट इंडिया यानी पश्चिमी भारत, और दक्कन। दक्कन, यही वाला इलाका, ये पूरा दक्कन ही है, दक्कन प्लेटू। साउथ में नहीं है एक्चुअली, इस वाले इलाके को कहते हैं ये सारा इलाका, ठीक है। अच्छा, अब आगे की बात। ये आए कहां से थे, ऐसा कहते हैं कि ये मध्य एशिया से आए थे। कहां से आए थे, मध्य एशिया के निवासी थे। जैसे वो आए थे ना, कौन,
आगे बढ़े। आगे लिखो आप लोग इसमें, 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया। डेढ़। ठीक है, बाहर खदेड़ दिया। आगे बढ़े। आगे लिखो आप लोग। अच्छा, उस समय ना एक ट्रेंड था, जो शकों को हराएगा ना वो विक्रमादित्य की उपाधि देगा। जिस राजा ने इसको हराया उसने क्या किया, फिर विक्रमादित्य की उपाधि ली, और उसने एक नया कैलेंडर भी जारी किया जिसको विक्रम संवत कहते हैं। ठीक है, खदेड़ दिया। और क्या किया, पहला काम किया, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की उस राजा ने। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। धारण की। दूसरा, इसने विक्रम संवत भी चलाया। कब चलाया, 58 ईसा पूर्व में। अरे प्रभु। अच्छा, ये जो 5 हमने पढ़े थे ना शाखाएं, इसमें ये जो ये वाला जो दक्कन वाला था ना, ये साउथ वाले जितने थे थोड़े थोड़े, ये ज्यादा लंबे समय तक टिके रहे। ठीक है ना। आगे बढ़े। आगे लिखो आप लोग, शकों का सबसे प्रतापी राजा, शकों का सबसे प्रतापी राजा रुद्रदामन प्रथम था। रुद्रदामन प्रथम था। रुद्रदामन प्रथम था। ठीक है, आगे बढ़े। इस रुद्रदामन ने ही ना सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था, रिपेयर करवाया था। रुद्रदामन ने क्या किया था, रुद्रदामन ने रिपेयर करवाया था। क्या रिपेयर करवाया था भाई, रिपेयर समझते हो ना, मरम्मत करवाई थी। किसकी, सुदर्शन झील की। किसकी कराई थी, सुदर्शन झील की। और इस झील को बनवाया किसने था, मौर्यों ने बनवाया था इसको, मौर्य वंश ने बनवाया था इसको। ठीक है ना।
ये जो रुद्रदामन था, ये संस्कृत का प्रेमी था, तो संस्कृत प्रेमी था, संस्कृत इसको जो है ना पसंद थी, तो इसने अपने अभिलेख भी संस्कृत में ही लिखवा दिए। ठीक है, अपने अभिलेखों को किसमें लिखवाया इसने? अपने अभिलेख संस्कृत में लिखवाया। ठीक है, कौन सा अभिलेख? एक है सबसे फेमस गिरनार अभिलेख, गिरनार। आगे बढ़ जाए भाई, नेक्स्ट की बात करते हैं अब। चलो आ जाओ। इसके बाद कौन आए? इसके बाद आए पार्थियंस, यानी कि पहलव, है ना। बिल्कुल, आप लोग पार्थियंस के बारे में, ज्यादा कुछ नहीं है पार्थियंस के बारे में। इसको इंग्लिश में पार्थियन कहते हैं, या फिर इसको हिंदी में कहते हैं पहलव वंश। इसका एक प्रसिद्ध राजा था जिसका नाम था गोंदो फर्निश। फर्निश, ठीक है। इनका मूल स्थान पता क्या था? इनका मूल स्थान पता, ये लोग कहां से बिलोंग करते थे? इनका मूल स्थान ईरान था, ये लोग ईरान से आए थे भारत। ठीक है, मूल स्थान इनका ईरान था। आगे बढ़े, चलो आज नेक्स्ट पे चलते हैं। ये भी हो गया, मूल स्थान ईरान था। ठीक है, हमने कहा आप लोग कुषाण वंश के बारे में। कुषाण वंश, इनके अन्य नाम भी हैं कुछ कुछ। इनको यूची भी कहते हैं और इनको तोखरी भी कहते हैं। एक्चुअली कबीले के नाम थे, तो उसी में से ये कुषाण वंश जो है ना, उसी से सेपरेट होकर के आगे चल के कुषाण वंश बन गया। इसके संस्थापक की अगर हम बात करें कि भाई कुषाण वंश का संस्थापक कौन है, उसका संस्थापक है कुजुल कटफिसिस। ठीक है, और सबसे प्रसिद्ध राजा है ना, इसको हम कह सकते हैं प्रतापी राजा। अगर प्रतापी राजा की मैं बात करूं, वो है कनिष्क। इनकी राजधानी की अगर मैं बात करूं, पूछ ली जाती है, पूछी गई है, वो है पुरुषपुर।
क्या है वो? सिर्फ ये पेशावर के आसपास का पाकिस्तान में चला गया इलाका है, अब ये जा चुका है पाकिस्तान में, तो क्या होगा? ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट की बात करते हैं। चलो, कनिष्क ने 78 ईस्वी में एक कैलेंडर चला जिसे क्या कहते हैं? शक संवत कहते हैं। क्या हो गया? कनिष्क ने एक कैलेंडर जारी किया। कैलेंडर का मतलब संवत ही होता है, तो एक कैलेंडर जारी किया। उसका नाम क्या है? उसका नाम है शक संवत। और ये जो शक संवत है, ये कब जारी किया? 78 ईस्वी में जारी किया। ईस्वी में गए, ठीक है ना, 78। इसके समय में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। चौथी बौद्ध संगीति, ठीक है। ठीक है, इसी के समय में। आगे बढ़े, चौथी बौद्ध संगति होगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और आपको पता है चौथी बौद्ध संगति में जो बौद्ध धर्म बट गया था ना भाई, इसमें हीनयान में, और एक हीनयान में बट गया था और एक महायान में बट गया था। तो ये जो कनिष्क था, ये महायान शाखा का था। तो महायान संप्रदाय को ये मानता था, क्योंकि इसमें राजाओं के लोगों की छूट होती थी। आप मांस भी खा सकते हो, आप सोना भी पहन सकते हो, आप बेशकीमती जेवर भी पहन सकते हो। इसलिए राजा होने के नाते उसने ये अडॉप्ट करना ज्यादा बेटर समझा। ठीक है ना। आगे बढ़ जाए। बहुत ज्यादा, देखो सुनो, सोने के सिक्कों की बात करें ना, ध्यान सुना, सोने के सिक्के, तो 3 सवाल आएंगे इससे। सबसे पहले किसने किया? किसने किया भाई सबसे पहले? अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, है ना। और सबसे ज्यादा किसने किया? तो कुषाण ने किया, कुषाण वंश ने किया। और कहे कि सबसे शुद्ध किसने किए? सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के किसने किए? तो वो उनने किए ये गुप्त काल में हुए।
ठीक है, कंफ्यूजन खत्म हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से। सोने के सिक्के से लेकर क्वेश्चन अगर आता है तो वो कुछ इसी प्रकार से आएगा कि हो गया ये सब है। राजा या बड़े लोग जो है ना अपनी सुविधाएं क्या करते हैं, अपनी सुविधाएं देखते ही देखते हैं। समझे आप लोग? कैसे देखते हैं, ध्यान से सुना। एक ना वो आप लोगों ने मूवी देखी है, बाहुबली मूवी देखी है? वो बाहुबली मूवी में वो जो एक्ट्रेस है उसका क्या नाम है, जो उसका उंगली काट देती है वो हीरोइन, उसका नाम है अनुष्का शर्मा। क्या नाम है उसका? अनुष्का शेट्टी, नॉट शर्मा। इसको एक बहुत ही रेयरेस्ट डिजीज है, बहुत ही, क्या कह रहे हो? नहीं, अनुष्का शर्मा तो थी थी। इसको एक बहुत ही रेयरेस्ट डिजीज है, इसका नाम है एंगलम सिंड्रोम। आपको पता है क्या होता है ये? मतलब कोई व्यक्ति अगर हंस रहा, हंसे ही जा रहा है 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा, बीमारी है मतलब ये। कोई व्यक्ति रो रहा है तो वो रो ही जा रहा है 20 मिनट, मतलब मैटर खत्म हो गया, रो जा रहा है। तो अमीर लोगों को अमीर बीमारियां होती है, गरीब आदमी को तो सिर्फ फोड़ा होता है। ठीक है ना, ये चीज है। तो इस प्रकार की बीमारी का पता चला है, जो कि बहुत ही एक रेयर डिजीज है। इसमें पता चला है अनुष्का शेट्टी नाम है, जो बाहुबली में एक्ट्रेस थी उसका। ठीक है, अब आगे की बात करते, चलो आ जाओ। तो सब बीच में मैंने आपको करंट की न्यूज होता है, ये करंट की न्यूज है, क्या पता आप लोग न्यूज में देखा भी हो मे भी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट को आप लोग। कुषाणों ने ना सर्वाधिक सिक्के चलाए तांबे के। कुषाणों ने सर्वाधिक सर्वाधिक तांबे के सिक्के चलाए। ठीक है, जो कनिष्क था उसका राजवैद्य था, उसका नाम था चरक। क्या नाम था उसका? चरक। और इस राजवैद्य ने किताब भी लिखी थी, क्या नाम क्या किताब लिखी थी? चरक संहिता। क्या नाम था? चरक संहिता। इसका एक राजकवि भी था, उसका नाम था अश्वघोष। घोष बाबू, इसने बुद्ध चरित लिखी थी। एक व्यक्ति था जिसे भारत का आइंस्टाइन कहते हैं। पूछ ले आपसे कि भारत का आइंस्टाइन कौन था भाई? भारत का आइंस्टीन जो था
ये नागार्जुन था, ठीक है ना। कनिष्क की मृत्यु कब हुई? तो कनिष्क की मृत्यु हो गई कनिष्क की मृत्यु जो हो गई वो हो गई लगभग 102 ईस्वी में, ठीक है। और इस वंश का अंतिम शासक पूछ लेना आपसे, इस वंश का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक था वासुदेव। ये वासुदेव दूसरा है, वो वासुदेव दूसरा था जो पहले आया हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ जाए, लिख लिया आप लोगों ने? देखो मथुरा शैली, शैली के बारे में मैंने आपको बताया अभी, मथुरा शैली और गांधार शैली, और गांधार शैली, ये सब जो है ना कुषाण वंश के समय में डेवलप हुआ है। ये इसके समय में डेवलप हुआ है, ये कनिष्क के समय में लिख लो तो ज्यादा बेटर है, कुषाण से ज्यादा लिखो कनिष्क के टाइम। मथुरा शैली और गांधार शैली कनिष्क के काल में विकसित हुए। शैली शैली, अच्छा आपको पता है मैंने आपको अभी इंडिया का जो मैप बताया था ना ऊपर, से इस बंदे ने भारत के ऊपर कब्जा नहीं किया, ऊपर जाके चाइना में जो सिल्क मार्ग था ना, रेशम मार्ग, सिल्क रोड, उस पर चाइना में जाके वहां तक कब्जा कर लिया था, ठीक है ना। मतलब भारत के नक्शा आपको मैंने दिखाया था, नक्शे से कहीं ऊपर जाकर के, कहीं ऊपर जाकर के इसने जो है कैप्चर कर लिया था सिल्क रोड वगैरह को चाइना की तरफ से, ठीक है। और उससे टैक्स वैक्स लेता था, जो उससे आता था उससे टैक्स लेता था ये, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बनता है इसका कि रेशम मार्ग पर अपना कब्जा करने वाला पहला व्यक्ति है, रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति, ठीक है, कनिष्क, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में संगम युग के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा साउथ के बारे में, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे इसके बारे में लेकिन, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन आता ही नहीं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। संगम युग।